नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टाइम में। और आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की कुछ मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली में सिरफिरे आशिक ने की प्रेमिका की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। JEE एडवांस्ड में टॉपर रजत गुप्ता का स्क्रीन टाइम था 12 घंटे, सेल्फ कंट्रोल किया पेरेंट्स का, पर्ची फंडा भी सक्सेस में हिस्सेदार। दिल्ली NCR में आज भी बरस सकते हैं बादल। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अपनी प्रेमिका को एक जगह ले गया और फिर चाकू से गोद कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी के संजय वन इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी अपनी प्रेमिका को जहांगीरपुरी से संजय वन इलाके में ले गया था। इसके बाद आरोपी ने अपनी प्रेमिका के शरीर पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए। इसके बाद उसके शव को जलाने की भी कोशिश की गई। दरअसल इस पूरे कहानी की शुरुआत दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू हुई। मृतक युवती अपने माता पिता और एक बड़ी बहन के साथ वहां रहती थी। पुलिस के अनुसार मृतक युवती रविवार के दिन ओपन क्लास करने के लिए कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वो घर पर वापस नहीं आ पाई। उसके पिता के अनुसार आरोपी के पिता ने उन्हें कॉल पर कहा कि उनकी बेटी ने चाकू मारा है, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद पीड़िता का परिवार तुरंत जहांगीरपुरी थाना गया और वहां पर इस पूरी घटना के बारे में बताया। मेरी छोटी बेटी के साथ हुई है घटना। ये कल घटना हुई थी। ये कल कॉलेज के लिए जा रही थी, कॉलेज गई थी तो उस लड़के का मैसेज आया दूसरे नंबर से। उसने करा जैसे कि आईडी बना लेता है, दूसरा फेड बना लेता है, उसके नंबर बना के जैसे दूसरे दोस्त की करके उसने उसको ज़बरदस्ती बुलाया। वो गई नहीं थी, उसने ज़बरदस्ती उसको बुलाया वहाँ पर मेहरौली गई थी वो लड़का सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचा। मेरी लड़की गई 9:45 बजे। और जो सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा है, सीसीटीवी में वही बता रहा हूँ। सीसीटीवी कैमरे में मैंने जो देखी है, 8:30 बजे लड़का गया, पहले 9:45 बजे मेरी लड़की वहाँ से निकल गई भारत में। और वो जो लड़का जो था सरदार जो लड़का था वो 12:57 तक बाहर निकला। मेरी लड़की ना तो मैंने पूरी 4 बजे तक रिकॉर्डिंग देखी पुलिस थाने में बैठ के, वो बाहर नहीं है। फिर उसके बाप का फ़ोन मेरे पास आया 2:30 बजे। उसके बाप ने कहा कि आपकी लड़की कहाँ पर है? मैंने कहा कॉलेज गई हुई है। फिर उसके पीछे से फ़ोन आया, ये उस समय काम पे गई, मैं तो कल काम पे था, तो उनका फ़ोन आया कि आपकी बेटी कहाँ पर है? मैंने कॉलेज गई हुई है। तो वो फिर पीछे से फ़ोन बोल रहा है आपकी बेटी ने 2 लड़कों के मिलके मेरे बेटे को चाकू मारा है। मैंने मेरी बेटी कर ही नहीं सकती ये काम। फिर बाद में कहता है कि मैंने उसके भी चाकू मारा लड़की के। फ़ोन लड़का पीछे से, फिर फ़ोन उन्होंने काट दिया है। फिर हम थाने में गए कि बोला अपने जहांगीरपुरी थाने में। फिर उनसे ये बात हमने डिस्कस करी। फिर उन्होंने बोला कि कहाँ का केस है? मैंने सर ये वो बोल रहा है अब कि कुतुब मीनार पे ये बात हुई है। वहाँ पार्क में गए, पार्क में हमने सारे पार्क ढूंढे, 5-6 पार्क थे, बारिश हो रही थी, वहाँ हमने पूरे ढूंढा, वहाँ पार्क नहीं मिली, वहाँ लड़की नहीं मिली मेरी। फिर हम मेहरौली थाने में गए, वहाँ बात करी हमने सर से। फिर उन्होंने हमारे साथ बात करी, सब बताया। मैं ऐसा हुआ मेरे वाक्य मेरी लड़की के साथ, सुबह शाम जो भी है बात कॉल की सब बताई मैंने उनको। तो फिर उन्होंने मेरे साथ पार्क गए देखने के लिए, कम से कम 8 बजे, रात के 8 बजे करीब। हम 4 जने थे, मेरी वाइफ और मैं, और 2 मेरे वो इंस्पेक्टर उनके साथ थे। वहाँ देखने गए तो आगे तक हम काफ़ी देखने गए, आगे तक वो भी गए थे, तो वहाँ कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं बारिश हो गई है, यहाँ निशान कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम थाने में आए दोबारा। फिर मेरी वाइफ बोली थोड़ी देर बाद एक बार और चल लो, दोबारा देखे आते पार्क। उन सर ने ये बोला कि अब नहीं, दोबारा मैं जाऊँगा, जाओ अपने आप देखिए जाके। कब पता लगा आप लोग? जब मेरे को पता चला, जब बात ही हुई, फिर हम SHO के पास जब हमने कंप्लेंट लिखी, जो सर बोल रहे थे कि फिर हमने कंप्लेंट लिखी। फिर SHO आए बड़े साहब, और उनको सारी बात मैंने डिटेल से बताई, पूरी डिटेल में, शुरू से लेकर एंड तक डिटेल। बच्ची आपको कब और किस हालात में मिली है? बच्ची मिली है पार्क में, सुबह मिली है, बिल्कुल जली हुई हालत में। उसने गला दबाया है, गला घोट के मारा और फिर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी है।
और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। JEE एडवांस्ड में टॉपर रजत गुप्ता का स्क्रीन टाइम था 12 घंटे, सेल्फ कंट्रोल किया, पेरेंट्स का पर्ची फंडा भी सक्सेस में हिस्सेदार। दरअसल JEE एडवांस्ड परीक्षा का सोमवार को रिजल्ट आया और कोटा के रहने वाले रजत गुप्ता की ऑल इंडिया पहली रैंक आई है। रजत ने बताया कि कभी वे मोबाइल सहित अन्य गैजेट चलाने के काफी शौकीन थे, यहाँ तक कि कभी कभी उनका स्क्रीन टाइम 12 घंटे तक पहुंच जाता था, लेकिन इस पर उन्होंने खुद कंट्रोल कर लिया। दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स ने उनकी टाइमिंग और सोने के शेड्यूल को पूरा करवाने के लिए पर्ची फंडा यूज किया था, जो काफी मददगार रहा। रजत गुप्ता ने कहा कि वे मोबाइल में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करते थे। मोबाइल का उपयोग पहले तो पढ़ाई के उद्देश्य से करता था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन बाद में गाने सुन लेता और कार्टून देखता। जब मैं 10वीं व 11वीं में था तब कभी कभी मेरा स्क्रीन टाइम 11 घंटे तक पहुंच जाता था। बाद में मैंने अपनी आदत में काफी सुधार किया, स्क्रीन टाइम को भी काफी कम किया और यूजफुल जगह पर मैंने लगाया। टीवी पर मेरा रुझान ज्यादा नहीं था। हमारे साथ JEE एडवांस के ऑल इंडिया टॉपर रजत गुप्ता हैं, कोटा के रहने वाले हैं और बीते 7 सालों से यहाँ पर कोचिंग कर रहे थे। रजत, टॉप क्या है? आपने एक पूरा पीयर ग्रुप पढ़ रहा था, आपका सब दोस्त हैं, IIT बॉम्बे में आप जाने वाले हैं, क्या यहाँ फ्रेंडशिप रही, कुछ आगे पीछे रह गए और फिर अब क्या रहेगा? कंपटीशन है, कंपटीशन के दिन क्या होगा वो आप पहले से पक्का नहीं कर सकते, तो आपको उससे पहले थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ता है कि हाँ मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो सबने इक्वली गुड किया है। मतलब जो दोस्त है जिनका मतलब टॉप 60 टॉप 70 में नहीं आया, वो भी उसको मैं अपने आप से कम नहीं बता सकता, ना अपने आप से ज़्यादा बता सकता हूँ। हम सारे बराबर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आगे निकल रहा है तो इट कैन बी लक, भगवान का आशीर्वाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे नए दोस्त बनाएंगे, नए टाइप के हम आइडियाज़ बनाएंगे। दोस्त हैं? हाँ बहुत, मतलब बहुत सारे। मेरे बैच से रफली 11-12 लोग हैं मेरे बैच से। तो ये जो पूरा रहा आपका यहाँ पर पढ़ाई का, क्या मोबाइल आप चलाते थे या क्या शेड्यूल था, कैसे मोबाइल चलाते थे? मोबाइल तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज़ करता था। जैसे पढ़ाई के पर्पज़ से भी होता है, कभी कभार मैं पढ़ते पढ़ते गाने सुन लेता था, वो सब कार्टून देख लेता था। कभी कभार मेरा एवरेज टाइम कभी कभार ऐसा हो जाता था 11 घंटा एवरेज टाइम है, तो होता है कब। हाँ, ये जब मैं 10th क्लास में था, 11th क्लास में था, उसके बाद फिर मैंने अपनी आदतें सुधारना शुरू करी, वो सब भी हैं। फिर अपनी आदतें सुधारनी शुरू करी, टाइम के साथ मैंने अपना स्क्रीन टाइम कम किया और उसको यूज़फुल जगह पे ज़्यादा लगाने की कोशिश करी। स्क्रीन टाइम तो पहले मेरा बहुत था, टीवी वगैरह में मेरा बहुत ज़्यादा रुझान था नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग आता नहीं था टीवी पे, तो मैं देखता नहीं था। कोटा को लेकर काफ़ी कुछ है, आप लेकिन कोटा के ही हैं, तो कैसे उसको बताएंगे उन लोगों को, क्योंकि सफलता काफ़ी मिलती रही है। मैं तो प्रिविलेज था क्योंकि मैं कोटा से था, पर जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे बैचमेट्स, मैंने बताया भी है सारे, भी 11-12 बैचमेट्स मेरे सेलेक्ट हुए, तो वो ऑब्वियसली कोटा से नहीं थे सारे। तो अगर वो बाहर से आके यहाँ पे पढ़ के परफॉर्म कर पा रहे, इसका मतलब यही है कि कोटा एक बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। आप आइए, ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, यहीं रहिए, नहीं लगता तो फिर यहाँ के सिस्टम से बात कीजिए, वो आपको समझाएंगे गड़बड़ कहाँ हो रही है, बस। आपके फादर भी यहीं पढ़े हैं और कैसे? मैं कोटा का ही हूँ, तो उस समय कोटा में एलन था, शुरू हो चुका था, तो मैं एलन में एडमिशन लिया और यहाँ से मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। तो जब मेरे बेटे का जो समय आया, जब मुझे ये छोटी क्लास में था कि स्कूल में आ रहा है, तो वहाँ पर जिस लेवल की शिक्षा इसको ये बच्चा डिजर्व करता है वो नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने इसको एलन में एडमिशन दिलवाया। पढ़ाई में कैसे आप मदद करते थे, क्योंकि आप दोनों ही जॉब में हैं, तो कैसे मैनेज करते थे? सर ये पढ़ता रहता था, हम भी इसको संभालते रहते थे, मान लो लंच आवर्स में आ जाते थे। तो हमारा अभी तक जहाँ भी हमने सर्विस की है, तो हमारा घर और ऑफिस हमने इस टाइप से मैनेज किए, लाइफ की है ना पास में रहे, तो हम बीच बीच में लंच में आ जाते थे, तो उसको देख लेते थे कि भाई सही चल रहा है। बाकी बच्चा अपने आप में सिंसियर था, तो इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ा नहीं पढ़ना है। फिर इतनी सारी फैकल्टी इसको गाइड करने के लिए थी, अच्छी थी, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आई सर। मैडम आपसे पूछेंगे, पर्ची का क्या किस्सा है?
पर्ची मैं नहीं समझी। पर्ची का किस्सा रात में लिख के स्लिप बना के हाँ अच्छा, ये एक्चुअल में इसलिए होता था क्योंकि क्या आप जानते हैं हम दोनों जॉब में थे, तो सुबह हम लोगों को तो जल्दी जाना होता था, रात का पढ़ाई का समय होता था, तो हम इसको बहुत बार ये कम्युनिकेट करते थे कि तुम उसको लिख के अपने बेड साइड पे रख दिया करो कि कितने बजे सो रहे हो, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग तुम्हें उतनी नींद पूरी होने के बाद ही जगाएंगे। तो जैसे कई बार लिख देता था 2:30 बजे, तो हम उस अकॉर्डिंग 8 घंटे का कैलकुलेशन करके 7 घंटे का कैलकुलेशन करके फिर इसको उठाते थे। तो उठने में थोड़ा कमज़ोर है, अलार्म से अपने आप कई बार नहीं उठता था, तो हमें इसको उठाना पड़ता था, इसलिए हम इसको ऐसा वो रखते थे कि लिख देंगे। इसके अलावा ऐसी क्या ट्रिक इसके साथ आपने अपनाई है? बच्चा क्या फूडी बहुत है, तो बस इसका हर चीज़ का इलाज खाना है, कुछ भी पसंद का बना दो तो बहुत खुश हो जाता है और बिल्कुल सब चीज़ें ये और चीज़ें भूल जाता है, खाने को बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस देता है। जैसे कभी बच्चे पढ़ाई में रिजल्ट कम आया है या कुछ ऐसा, तो कभी हुआ? बहुत बार होता है, बच्चे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, सारा इसका पीयर ग्रुप कंपटीशन देता था, तो ऐसा कई बार होता था, बच्चे का रैंक नीचे आ जाता था, नंबर कम आ जाते थे। हमने कभी इससे ये चीज़ नहीं पूछी कि इस बार में इतने कम कैसे आए, ये खुद ही हमें बताता था कि इसमें ये गलती होगी, मैंने ये पूछा था, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था, हमने उसको ऐसा एज्यूम कर लिया, ये खुद हमें बताता था। हमने कभी इससे कभी भी नहीं पूछा कि इसमें कम क्यों आए या यहाँ नंबर कम क्यों कटे। ये ज़रूर है कि हम इसको ये चीज़ ज़रूर कहते थे, जो अब गलती हुई इससे तुम इसको रिव्यू कर, क्या चीज़ इसमें सुधार हो सकता था, आगे करो, तो ये उस चीज़ को सीरियसली भी करता था। पेरेंट्स का कहना है रजित फूडी काफ़ी है, कुछ भी गड़बड़ हो वो उसे खाना अच्छा खिला देते थे, और दूसरा सबसे बड़ा यह भी है कि कोई भी गलती हो उसे समय से जो दुरुस्त करने के लिए भी कहते थे। मनीष गौतम, ETV भारत को। और आइए अब देखते अगली खबर। दिल्ली NCR में आज फिर बरसेंगे बादल। पूरे देश भर में इन दिनों कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में भी बीते रविवार को ही बारिश की वजह से मौसम में बदल हुआ। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन सोमवार को दिल्ली को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य में 4 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस कम है। आज बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज मंगलवार को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज हवा, आंधी, गरज व बिजली चमकने के साथ ही हल्की वर्षा हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चल सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बुधवार को भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। इसके बाद 4 दिन आकाश में आंशिक बादल तो हो सकते हैं, लेकिन वर्षा होने की खास संभावना नहीं है। इसे तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और अब अगली खबर। उत्तराखंड के लाल सुनील नेगी ने किया कमाल, फतह किया माउंट एवरेस्ट। भारतीय सेना के सिल्वर जुबली माउंट एवरेस्ट अभियान में उत्तराखंड के सपूत ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। टिहरी गढ़वाल जिले के चमियाला गांव निवासी सूबेदार सुनील सिंह नेगी ने 27 मई 2025 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया। भारतीय सेना की ओर से यह अभियान सिल्वर जुबली माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें सेना के विभिन्न समूह के 32 सदस्य शामिल थे। इस ऐतिहासिक दल का फ्लैग ऑफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 अप्रैल 2025 को दिल्ली से किया गया।
अंतिम चढ़ाई के लिए चयनित कुल 22 पर्वतारोही की टीम ने एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच बनाई, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में एक साथ किसी टीम ने एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की थी। सूबेदार सुनील सिंह नेगी वर्तमान में भारतीय सेना की 6वीं गढ़वाल राइफल यूनिट में कार्यरत है। वे वर्ष 2001 में सेना में भर्ती हुए थे। पर्वतारोहण के प्रति उनके जुनून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने वर्ष 2004 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित सेना के हाईकोर्ट एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से 6 महीने का विशेष पर्वतारोहण प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके बाद सूबेदार सुनील सिंह नेगी ने माउंट सून, माउंट अप्सरा, माउंट कागंजू कांगड़ी और माउंट मुकुट जैसी कई 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों को भी सफलतापूर्वक फतह किया। वर्तमान में वे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इंस्ट्रक्टर के पद पर तैनात है। फिलहाल सुनील सिंह ने ये देहरादून के डीएसपी चौक बड़ोवाला स्थित सनलाइट एनक्लेव में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल अब भी अपने पैतृक गांव चमियाला में ही बसता है। और अब देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है। विश्व स्तरीय हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अतिथियों का स्वागत किया और 4 दशकों से बाद भारत में आयोजित इस कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवधि के दौरान भारत में हुए परिवर्तनकारी बदलावों पर जोर देते हुए बताया कि आज का भारत पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उन्होंने न केवल एक विशाल बाजार के रूप में बल्कि नीति, नेतृत्व, नवाचार और समावेशी विकास के प्रतीक के रूप में वैश्विक विमानन इकोसिस्टम में भारत की भूमिका के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत अंतरिक्ष विमानन संयोजन में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक विमानन क्षेत्र में पिछले दशक में ऐतिहासिक प्रगति हुई है, जिसे सभी जानते हैं। केंद्र में मेरे सहयोगी राम मोहन नायडू जी, मुरलीधर मोहोल जी, IATA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन पीटर एल्बर्स जी, IATA के डायरेक्टर जनरल विली वॉम्सी, इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, IATA की 81st एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में मैं आप सब अतिथियों का भारत में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम 4 दशक बाद भारत में हो रहा है। इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है। आज भारत ग्लोबल स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस का एक उभरता हुआ लीडर है। पिछले 1 दशक में भारत की सिविल एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक उड़ान से आप सब भली भांति परिचित हैं। साथियों, ये समिट
ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, इंटर कॉन्टिनेंटल जर्नी केवल कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी की दुनिया के सपने हमारी इन्फिनिट इमेजिनेशन रुकी नहीं है। आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्पीड पहले से भी कहीं तेज है, और हमारी स्पीड जितनी तेज हुई है, हमने उतनी ही डिस्टेंट डेस्टिनेशन को अपनी डेस्टिनी बनाया है। आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारे ट्रैवल प्लान केवल धरती के शहरों तक सीमित नहीं है। इंसान आज स्पेस फ्लाइट्स और इंटरप्लेनेटरी यात्राओं को भी कॉमर्शलाइज करने, उसे सिविल एविएशन के लिए खोलने के सपने देख रहा है। ये बात सही है कि इसमें अभी समय है, लेकिन ये बताता है कि आने वाले समय में एविएशन सेक्टर कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का केंद्र बनने वाला है। भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। मैं इसका आधार भारत में 3 मजबूत पिलर्स के कारण बता रहा हूं। पहला, भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारी उड़ान योजना की सक्सेस इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रैवल की सुविधा मिली है। कई नागरिक पहली बार हवाई सफर कर पाए हैं। हमारी एयरलाइंस भी लगातार डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री, 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहां उड़ान भरते हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मेट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। साथियों, केवल आंकड़े नहीं है, ये नए भारत के पोटेंशियल की एक झलक है।
और भारत अपने इस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए फ्यूचरिस्टिक रोडमैप पर काम कर रहा है। हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा नायडू जी ने बताया, 2014 तक भारत में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 162 हो चुकी है। इंडियन कैरियर्स ने 2000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं और ये तो अभी शुरुआत है। भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐसे टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है जहां से उसे लंबी और सबसे ऊंची उड़ान भरनी है और ये उड़ान केवल भौगोलिक सीमाओं को पार नहीं करेगी, बल्कि दुनिया को सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी और इक्विटेबल एक्सेस की दिशा में भी ले जाएगी। फ्रेंड्स, आज हमारे एयरपोर्ट्स की हैंडलिंग कैपेसिटी हर साल 500 मिलियन यात्रियों तक पहुंच चुकी है। भारत आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर एक्सपीरियंस के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हम सेफ्टी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं। हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स घटा रहे हैं। हम प्रोग्रेस और प्लेनेट की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, ये हमारे जो विदेशी अतिथि हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप डीजी यात्रा ऐप के बारे में जरूर जानिएगा। डीजी यात्रा ऐप डिजिटल एविएशन का एक उदाहरण है। ये फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एयरपोर्ट एंट्री से लेकर बोर्डिंग गेट तक सीमलेस यात्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन है। कहीं कोई पेपर, डॉक्यूमेंट्स, आईडी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं भारत के ये इनोवेशंस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बेहतर सर्विसेज देने के एक एक्सपीरियंस से ये कई देशों के काम आ सकता है। यह सिक्योर और स्मार्ट सॉल्यूशन का एक ऐसा मॉडल है जो ग्लोबल साउथ के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। साथियों, भारत के तेजी से एक्सपांड कर रहे एविएशन सेक्टर के पीछे एक और बड़ा कारण है कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए हम हर तरह से कदम उठा रहे हैं। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग घोषित किया है। इसी वर्ष हमने भारत की पार्लियामेंट में, जैसा नायडू जी ने अभी बताया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल पारित किया है। इससे केपटाउन कन्वेंशन को भारत में कानूनी ताकत मिली है। अब एयरक्राफ्ट लीजिंग करने वाली ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत में नया मौका खुल रहा है। आप सभी को गिफ्ट सिटी में मिल रही छूट के बारे में भी जानकारी है। गिफ्ट सिटी के इंसेंटिव्स ने भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग का एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है। साथियों, नया भारतीय वायुयान अधिनियम हमारे एविएशन कानूनों को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप बना रहा है। यानी भारत में एविएशन सेक्टर के कानून सहज है, नियमों में सहूलियत है और टैक्स स्ट्रक्चर सरल है। इसलिए दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों के लिए भी भारत में निवेश के लिए एक बेहतरीन अवसर है। फ्रेंड्स, एविएशन सेक्टर में ग्रोथ का मतलब है नई उड़ान, नए रोजगार और नई संभावनाएं। एविएशन सेक्टर में पायलट्स, क्रू, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ सभी के लिए नए मौके बने हैं। एक और नया सनराइज सेक्टर उभर रहा है, एमआरओ, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। हमारी नई एमआरओ पॉलिसी से भारत को एयरक्राफ्ट
मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बना के इस दिशा में तेजी आई है। 2014 में भारत में 96 MRO फैसिलिटीज थी। आज इनकी संख्या 154 हो चुकी है। 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूल, GST में कटौती, टैक्स रेशनलाइजेशन, ऐसे कदमों ने MRO सेक्टर को नई ऊर्जा दी है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक भारत को $4 बिलियन का MRO हब बनाना। साथियों, हम चाहते हैं कि दुनिया भारत को सिर्फ एक एविएशन मार्केट नहीं बल्कि एक वैल्यू चेन लीडर के रूप में भी देखें। डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक भारत ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन का इंटीग्रल हिस्सा बन रहा है। हमारी दिशा सही है, हमारी गति सही है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा आग्रह है, मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इंडिया भी करें। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर का एक और मजबूत पक्ष है उसका इंक्लूसिव मॉडल। आज भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं। ये ग्लोबल एवरेज से 3 टाइम्स ज्यादा है। दुनिया भर में कैबिन क्रू में महिलाओं की औसत भागीदारी लगभग 70% है। हमारे यहां 86% है। भारत के MRO सेक्टर में महिला इंजीनियरों की संख्या भी ग्लोबल एवरेज से आगे बढ़ रही है। साथियों, आज एविएशन सेक्टर का एक और की कंपोनेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हमने इसे फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का एक टूल बनाया है। ड्रोन के जरिए हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं। इससे खेती में, डिलीवरी में, सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। साथियों, एविएशन में सुरक्षा को हमने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। आईकाओ के ग्लोबल स्टैंडर्ड से भारत ने अपने नियमों को अलाइन किया है। हाल ही में आईकाओ की सेफ्टी ऑडिट ने हमारे प्रयासों को सराहा है। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट होना भारत के कमिटमेंट का प्रमाण है। भारत हमेशा ओपन स्काइज और ग्लोबल कनेक्टिविटी के समर्थन में खड़ा रहा है। हम शिकागो कन्वेंशन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। आइए हम मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां हवाई यात्रा सभी के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और सिक्योर हो। मुझे विश्वास है कि आप सभी एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के नए समाधान निकालेंगे। मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली खबर। उत्तरी सिक्किम में राहत कार्यों के लिए लगाए गए हेलीकॉप्टर एनडीआरएफ की टीमों को भी उतारा गया। उत्तर सिक्किम में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार को सिक्किम सरकार ने हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किए। इसके लिए 2 V5 हेलीकॉप्टरों को उतारा गया। मंगलवार को पायोंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर उतरे। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में तैनात किया गया। सुबह की पहली उड़ान में 23 एनडीआरएफ कर्मियों को आवश्यक आपूर्ति सामग्री के साथ सफलतापूर्वक पाक्योंग से चट्टेन, जो हाल की प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में एक है। एनडीआरएफ टीमों को सैटेलाइट फोन और आवश्यक आपातकालीन उपकरणों से सुसज्जित किया गया ताकि वे मौके पर त्वरित कार्रवाई कर सके। और अब अगली खबर। संसद के विशेष सत्र की मांग को धार देगा विपक्ष। इंडिया के नेताओं ने बुलाई अहम बैठक। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का एक समूह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक करेगा। इसके बाद मीडिया को जानकारी भी दी जाएगी। लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने विशेष सत्र के लिए पीएम मोदी को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे जारी किया जाएगा। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत तमाम नेता बैठक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। और अब अगली खबर।
धनंजय मुंडे के खिलाफ सबूत पेश करेगी अंजलि दमनिया, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किया तलब। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तलब किया है। उनको मुंडे के खिलाफ की गई शिकायत को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। दमानिया को एसीबी के सामने अपनी शिकायत से जुड़े सबूत पेश करने होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि अंजलि दमानिया को सोमवार को महाराष्ट्र एसीबी से एक पत्र मिला था। इसमें उन्हें 2 दिन के भीतर भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया। पत्र में दमानिया को मुंडे के खिलाफ शिकायत से संबंधित दस्तावेजों के साथ एसीबी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया। एसीबी के अधिकारी दमानिया द्वारा मुंडे के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे। पत्र में कहा गया कि अगर दमानिया 2 दिन के भीतर पेश नहीं होती तो यह माना जाएगा कि वो मुंडे के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती है। और अब अगली खबर, बीजेपी नीतीश के 29 साल के रिश्ते की कहानी कभी साथ कभी हुए अलग। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जहां विपक्षी गठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर बैठकें शुरू की, वहीं सत्तासीन एनडीए में भी अलग अलग क्षेत्रों में टिकट दिए जाने को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। खबरों की माने तो जदयू और भाजपा बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने पर बात कर रही है। वहीं कुछ सीटें सहयोगी पार्टियों को भी दी जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजों में भाजपा ने 75 तो जदयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक है। जाति जनगणना पर जोर, पीएम पेश करेंगे सरकार का एजेंडा। ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों और आतंकवाद पर प्रहार के लिए चलाए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार का ताना बाना बुना जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की ये दूसरी और पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। बैठक में पीएम के संबोधन के साथ कैबिनेट सचिव सरकार की उपलब्धियों और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुतियां देंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अपराह्न 4:30 बजे से शुरू होने वाली बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री के संबोधन से होगी। इसके बाद सभी अहम मंत्रालय 1 साल के कामकाज का ब्यौरा रखेंगे। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन 1 साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए गए निर्णयों पर एक प्रस्तुति देंगे। इसके बाद विदेश सचिव ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रस्तुति देंगे। अब चलिए डाल दें नजर अगली खबर पर। भारत के लिए एक सफलता, स्वदेशी कार्टी स्टील थेरेपी बनी जीवन रक्षक। ल्यूकोमिया ट्यूमर में आईआईटी टीएमएच को मिली बड़ी कामयाबी। कार्टी स्टेल थेरेपी गैस्ट्रिक और ब्रेन ट्यूमर के इलाज में खासी कारगर साबित हुई है। कई शोध अध्ययनों में इस थेरेपी के बेहद असरदार होने के सबूत सामने आए हैं। मार्च में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के शोधकर्ताओं का ये शोध पत्र अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी 2025 की सालाना बैठक में पेश किया गया। कैंसर के इस खास इलाज या कार्टी स्टेल थेरेपी को शोधकर्ताओं ने मरीज की खुद की रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को इस्तेमाल कर तैयार किया है। दरअसल इस थेरेपी में कैंसर के मरीज के इलाज के लिए उसकी टी कोशिका के जीन में बदलाव किया जाता है ताकि वे कैंसर से लड़ सके। रक्त कैंसर जैसे ल्यूकोमिया और लिम्फोमा के मरीजों पर आजमाया गया और ये बेहद कारगर रहा। करीब 100 से 73 मरीजों को फायदा हुआ है। और अब अगली खबर, मणिपुर के राज्यपाल से केंद्रीय गृह सचिव ने की मुलाकात। सीमा पर बाड़ लगाने समेत कई मुद्दों पर हुई बात। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात की। अफसरों ने बताया कि बैठक में राज्य के अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पहाड़ी और घाटी दोनों जगहों पर आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए चल रहे राहत उपायों की समीक्षा की गई और विस्थापित लोगों को दी जा रही वर्तमान सुविधाओं, पुनर्वास प्रयासों और उनके स्थायी पुनर्वास की योजना पर चर्चा हुई। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका के नेतृत्व में केंद्रीय टीम ने चुरा चांदपुर में 2 राहत शिविरों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत की और दोनों शिविरों की स्थिति का निरीक्षण किया। टीम ने डोरकास वैंग स्थित राहत केंद्र का दौरा किया। यहाँ केंद्रीय गृह सचिव ने बच्चों के लिए क्रैच सुविधा और महिलाओं के लिए सिलाई कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर।
खिताब के लिए पंजाब और आरसीबी आमने सामने, कप्तान अय्यर और पाटीदार ने दिए बड़े बयान। आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के लिए पंजाब और आरसीबी रविवार को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे। पंजाब किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया, फाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद कल फाइनल के पहले पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया था। इस बारे में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था, मुझे खेल की परिस्थितियों के अनुसार खेलना पसंद है। मैं अपनी पारी को ध्यान में रखते हुए बनाता हूं कि विकेट कैसा व्यवहार करता है और खेल में कौन सा गेंदबाज आगे आएगा। कप्तान के तौर पर मैं टीम में सभी का समर्थन करता हूं। हम सब कोच रिकी पॉन्टिंग की प्रेरणा और समर्थन से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब अगली खबर, वर्चुअल बकरीद की अपील क्यों नहीं? नितेश राणे का पर्यावरणविदों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं से सवाल। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को पर्यावरणविदों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि उन्होंने वर्चुअल बकरीद मनाने की अपील क्यों नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे केवल होली और दिवाली जैसे त्योहारों को निशाना बनाकर अपनी चुनिंदा दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। राज्य के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री राणे ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, ये पशु प्रेमी पशु अधिकारों के नाम पर चुनिंदा अपील करते हैं। वे बकरीद से पहले ऐसा क्यों नहीं कहते? ये हिंदू राष्ट्र है। यदि डॉक्टर अंबेडकर की ओर से तैयार किया गया संविधान हिंदुओं पर लागू होता है तो ये मुसलमानों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। कोई शरिया कानून लागू नहीं होगा। और अब अगली खबर, भारत में लॉन्च हुआ पहला स्वदेशी भाषा एआई मॉडल, 22 भाषाओं में करेगा अनुवाद, दूर होगी सवाल चुनौतियां। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी रूप से विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मल्टी मॉडल वहद भाषा मॉडल भारत जेन का शुभारंभ किया। सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अंतः विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन के तहत विकसित और आईआईटी बॉम्बे में आईओटी और आईओई के लिए टीआईएच फाउंडेशन के जरिए कार्यान्वित भारत जोन का उद्देश्य भारत के भाषाई और सांस्कृतिक स्पेक्ट्रम में एआई विकास में क्रांति लाना है। ये पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित एक तथा अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों, विशेषज्ञों और नव प्रवर्तकों के एक संघ को एक साथ लाती है। सिंह ने कहा कि भारत जन ऐसा एआई बनाने का राष्ट्रीय मिशन है जो नैतिक, समावेशी, बहुभाषी हो और भारतीय मूल्यों तथा लोकाचार में गहराई से निहित हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।